जब पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कहीं यहूदी रहता है तो इजराइल उसे ओन करता है कि अगर आपको दिक्कत हो यहाँ जाओ। अगर दक्षिण अफ्रीका में वाइट फार्मर्स पर अटैक होते हैं, हमले होते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप अफ्रीकी राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस में कह देते हैं कि क्या हो रहा है। राइट। अगर गाजा में मुसलमानों के साथ कुछ अत्याचार होता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान लामबंद हो जाते हैं। लेकिन हम बतौर हिंदू इतने इनडिफरेंट क्यों हैं कि बांग्लादेश में अभी भी शेख हसीना के जाने के बाद हो रहा है, लेकिन शायद मैंने 6 महीने साल में कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं पढ़ा कि सब हो रहा है। जबकि आपकी अगर मैं टाइमलाइन पे चला जाऊं तो लगेगा कि वो चीजें अभी भी उसी तरह से चल रही है। सबसे पहले मेरा ये क्लैरिफिकेशन होगा कि मुझे बंगाली हिंदुओं की चिंता है, नॉट सिर्फ बांग्लादेशी हिंदुओं की। तो मतलब वो पश्चिम हो या पूरब, इन बोथ प्लेसेस, क्योंकि उनका हाल और हशर एक ही है आज के डेट में। देयर इज नो डिफरेंस। बट आप बंगाली को उस शब्द से निकाल दीजिए। वेर एवर देर इज अ हिंदू, आई थिंक वी शुड वरी अबाउट हिम और हर। द रीजन इज we are perhaps the biggest orphan community. And ये जो किया धरा है किसी और का नहीं है, हमारा खुद का है। क्योंकि आपने अपने हाथों से आपके जितने भी कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको तहस नहस करके उनका ध्वंस कर दिया आपने, बिकॉज यू डोंट वांट कम्युनिटी सपोर्ट। आपका ये कहना कि इंडिविजुअल राइट्स, यू हैव बिकम एटमाइज्ड कंप्लीटली। तो एक दिन घूम के देखेंगे तो आपके पीछे खड़ा होने वाला कोई है ही नहीं। यहूदी वही कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, मुसलमान वही कर रहे हैं जो उनके हिसाब से ठीक है। किसने रोका हिंदुओं को? हिंदुओं के अंदर एक बेसिक विकृति है जिनको, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदू यूनिटी मतलब नेगेटिविटी होता है। बिल्कुल। इस रोग का तब तक कोई निवारण नहीं हो सकता है जब तक आप अपने आप औषधि लेना नहीं चाहते। इसीलिए हिस्ट्री पढ़ाना जरूरी है। हिस्ट्री इज द सॉल्यूशन, इट्स नॉट द प्रॉब्लम। क्योंकि आपको दिखा रहा है कि आप फिर से खिलाफत को दोहराइए मत। इसके कॉन्सिक्वेंसेस इस बार और भी प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। सो इफ यू आर लुकिंग एट माई अप्रोच टू हिस्ट्री, इट इज नॉट टू से ये गलत है वो गलत है। इंडिविजुअल पे मैं नहीं जा रहा। बिल्कुल। मुद्दा, इशू, कॉज एंड इफेक्ट, रेलेवेंस, वर्तमान में उसका वो प्रासंगिक है या नहीं है। यू आंसर दोस क्वेश्चंस। सो मे बी इन द लास्ट 11 years ऑन दिस फ्रंट कुछ चेंज तो, बदलाव तो आया है। लेकिन मेरा सिर्फ हिंदुओं से एक ही रिक्वेस्ट बार बार होता है कि सरकार चुनिए, लेकिन पूरी तरह से सरकार पे निर्भर मत होइए। आपके पास खुद के साधन भी होने चाहिए, क्योंकि जो कम्युनिटी अपने कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस को जीवित रखता है वो सरकार को भी चुन पाती है और अपने आप को बचा भी सकती है। दिस इज द लेसन फ्रॉम द जूइश एक्सपीरियंस और इवन द मुस्लिम एक्सपीरियंस। द डिफरेंस इज आपके पास सेंस ऑफ कम्युनिटी बहुत ही वीक है, हीन है। दैट नीड्स टू चेंज। अब लोगों का ये मानना है कि अगर आप ये कहेंगे तो जाति सबसे बड़ा रोड़ा है। क्या जाति सिर्फ आज की डेट में सिर्फ हिंदुओं के अंदर है? नहीं। मुसलमान में आपको जाति नहीं दिखता है? क्या आपको ईसाइयों में जाति नहीं दिखता है? या सिखों में नहीं दिखता है? सब कॉन्टिनेंट में ऐसा कौन सा कौम है जिसके अंदर आज जाति नहीं है? तो अगर उनके अंदर जाति उनकी एकता के आड़े नहीं आती है और इट डजंट कम इन द वे ऑफ देयर यूनिटी, व्हाई इज इट कमिंग इन आवर वे? एक इसमें फर्क जो मैं देखता हूँ कि बात सिर्फ यहाँ जाति की नहीं है, हमारे साथ तो और भी मसले हैं कि लैंग्वेज का भी एक मसला है। अभी कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है, तो क्या तमिल मुस्लिम और नॉर्थ इंडियन मुस्लिम कौन से लैंग्वेज में बात करते हैं? मुझे बताइए। लेकिन उनको कुछ तो बाइंडिंग फोर्स हो गया। व्हाट इज दैट? कि उनको लगता है कि रिलीजन एक बाइंडिंग फोर्स है। एग्जैक्टली द पॉइंट। कहीं स्टेटहुड लगता है, कहीं लैंग्वेज लगता है, कहीं जाति लगता है। हम इतने मल्टी लेयर में हैं कि एक साथ कहीं आ जाएं किसी प्लेटफॉर्म में मैच छोड़कर, ये बड़ा मुश्किल दिखता है। मल्टीपल लेयर्स का होना प्रॉब्लम नहीं है, उन मल्टीपल लेयर्स को जोड़ने वाला जो सुपर लेयर है आपने उसको उखाड़ फेंका है। और वो क्या है? धर्म, हिंदुत्व। ऑल ओवर द कंट्री हिंदुत्व का आपको मैनिफेस्टेशन दिखेगा सिर्फ लोकल लैंग्वेजेस में, चाहे आप केरल जाएं, आंध्रा जाएं, कहीं और भी जाएं।
क्योंकि ऐसा भारत का कोई प्रांत या रीजन नहीं है जहाँ पे महाभारत और रामायण की बात नहीं होती है। तो संस्कृति तो है ना वहाँ पे। ठीक है। आप उसी को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप, और वामपंथी भी यही कर रहे हैं और बाहर वाले भी यही कर रहे हैं। विच इज टू से भारत भारत नहीं रहेगा, भारत केरल बनेगा, भारत आंध्रा बनेगा, भारत तमिलनाडु बनेगा। सो जो यूनिट हमने हजारों साल के एक्सपेरिमेंट के बाद बनाया है, ऐसा नहीं है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के पहले भारत नहीं था, इंडिया बना है उसके बाद, लेकिन भारत एज अ संस्कृति, एज अ राष्ट्र एंड अ राज्य हैज एग्जिस्टेड। ऐसा क्यों है कि आपके जितने भी चक्रवर्ती हैं वो सिर्फ इसी भाग के चक्रवर्ती बनना चाहते हैं, क्योंकि भारत के साथ उनका जुड़ाव है। इनको भारत पे अधिपति चाहिए था, बिकॉज फॉर देम दिस इज द प्लेस। सो देयरफॉर उस सुपर लेयर को फिर से जागरूक करना जरूरी है। आप तमिल बात कीजिए, तेलुगु में भी बात कीजिए, लेकिन साथ साथ ये मत भूलिए कि आपका मूल आइडेंटिटी क्या है। अगर वो मूल आइडेंटिटी नहीं रहा, जो जितने भी रीजनल आइडेंटिटीज हैं उनको मरते तो वक्त नहीं लगेगा। लेकिन इसी का जो फ्लिप साइड है ना दीपक जी, वो ये है कि पहचान तो बड़ी है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा हर जगह पर हावी है कि वो ये देखती है कि जो आपकी डाइवर्सिटी है उसी को किसी तरह आपके अगेंस्ट यूज किया है। ये आज पूरी दुनिया में हो रहा है ना। अमेरिका में भी लोगों को लगता है कि अगर नौकरी नहीं है तो ये मुद्दा बना देंगे कि हिंदुस्तानी आके हमारी नौकरी। करेक्ट। अब बड़ा इजी, अगर कर्नाटक में बेरोजगारी है तो आप बजाय नौकरी पैदा करने के कह दें कि जो नॉर्थ इंडिया से हिंदी बोलने वाला आदमी आया है वो तुम्हारी नौकरी खा रहा है। और उसमें मैं एक चीज और अभी तो डीएमके गवर्नमेंट तो हिंदी मूवीज को बैन करना चाहती थी। हाँ। अब अगर बीजेपी का एक सांसद, जो बीजेपी मैं यूं कहूं कि राष्ट्रीयता की, हिंदुत्व की बाकियों से ज्यादा बात करती है, अगर उसका सांसद भी कन्नड़ ना बोलने पर एक बैंक कर्मचारी के मामले में इस तरह का स्टेटमेंट देता है कि जैसे कि वो जस्टिफाई कर रहा हो कि इसको तो बोलना चाहिए, मैं उस पार्टी के सांसद की बात कर रहा हूँ जो राष्ट्रीयता और उसकी बात कर रही है। जी। ठीक है। तो यही अपने हमारी राजनीति के बारे में बताने के लिए काफी है। तो फिर वो हिंदू जिस आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं हम, वो आइडेंटिटी ऊपर उठेगी कैसे अगर राजनीति निचले स्तर पर वो कोशिश करती है कि जहां बांटा जा सके बांट दें। हो सकता है कि मेरा जो उत्तर होगा इस पे आपके ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, बट मैं ट्राई करूंगा। हाँ। हिंदुत्व की वेदी पे किसी भी भाषा को मरना नहीं चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। मैं दक्षिण का हूँ, मेरी हिंदी ठीक ठाक है, मुझे हिंदी से कोई घृणा नहीं है। आई लव हिंदी, आई लव ऑल इंडियन लैंग्वेजेस। ये मैं ऑडियंस के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो भी इस संस्कृति की पैदाइश है वो मेरी है, पीरियड, एज सिंपल एज दैट। इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ चांस कि मैं साउथ में पैदा हूँ या फिर अगर मैं नॉर्थ में होता तो मेरी भाषा कुछ और होती, राइट। माई पॉइंट इज, कन्नड़ को बचाना या तमिल को बचाने के बारे में सोचना गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ओके, बिकॉज दीज आर ओल्ड लैंग्वेजेस विद सच फैंटास्टिक लिटरेचर एंड हिस्ट्री, तो इनको बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेकिन क्या ये फॉरन अगेंस्ट वाला मामला तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरे हिसाब से वो फॉरन अगेंस्ट का मामला है ही नहीं। इशू इज कि जब आप ये रीजनल या फिर पॉलिटिकल ऑपोजिशन की जो आप बात कर रहे हैं कि पॉलिटिशियन को इसमें एक अवकाश दिख जाता है। हाँ। और वो अपने अवकाशवादी बुद्धि को इस्तेमाल करता है। हियर्स द पॉइंट, जितने भी मेरे पब्लिक एंगेजमेंट्स रहे हैं, मैंने एक बात तो बार बार दोहराया है कि हिंदुत्व पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, ये एक सांस्कृतिक मूवमेंट है और एक सामाजिक मूवमेंट है। पॉलिटिशियंस अपना काम करते रहेंगे क्योंकि उनको वोट तो बटोरना ही पड़ेगा टू कम इनटू सत्ता। ये उनके लिए व्हाट वी कॉल इन तेलुगु, इट्स कॉल्ड वृत्ति धर्मम। उनके काम का वो धर्म है, दे कांट डू एनीथिंग एल्स, राइट। बट सोसाइटी विच मीन्स जितने भी मठ हैं या फिर सामाजिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका काम है लोगों को बताना कि हम सब एक हैं, चाहे भाषा अलग हो। सोसाइटी जब अपने अंदर ये क्लैरिटी लाती है तब पॉलिटिशियन के पास इसके साथ छेड़छाड़ करने का जो रूम है थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर आपने पूरी तरह से इस मुद्दे को आउटसोर्स कर दिया पॉलिटिक्स को, तो वो हमेशा ये अवकाशवाद के अंदर ग्रसित रहेगा। यू हैव टू फाइंड अ वे टू सेपरेट बोथ। 2024 के इलेक्शन के बाद मैंने इंडियन एक्सप्रेस में एक कॉलम लिखा था। मेरा एक कॉलम वहाँ पे चलता है, इट्स कॉल्ड द साइड बार, जहाँ पे मैंने बोला है कि पॉलिटिक्स का उतार चढ़ाव जो भी हो,
लेकिन भारतीय संस्कृति के बारे में जो हमारी धारणा है या फिर ये डीकॉलोनाइजेशन का जो मूवमेंट चल रहा है वो तो रुकना नहीं चाहिए, बिकॉज दैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अ सोशल मूवमेंट। उसके बाद आप इसको पॉलिटिकल मूवमेंट बनाइए या फिर उसका एक फायदा उठाइए, दैट्स अ सेकंड इशू। दैट वुड बी माय प्राइमरी आंसर। जब आपके धर्म गुरु कहेंगे, चाहे आप नॉर्थ से आए या फिर साउथ से आए, आप हिंदू हो। इसीलिए मैंने पहले की पुस्तक में ये लिखा है कि भारत की आइडेंटिटी हमने ऐसे एस्टैब्लिश की कि हमने 4 जगह 4 धाम बनाए। तीर्थ यात्रा इज आवर वे ऑफ नेशनलिज्म। हिंदू नेशनलिज्म का एक नींव हमने डाला था, बहुत बढ़िया, थ्रू तीर्थ यात्रा। जगन्नाथपुरी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना चिदम्बरम। काशी है तो दक्षिण काशी होगा, उसके ऊपर उत्तर काशी भी होगा। सो एज फार एज वी आर कंसर्न, तीर्थ यात्रा इज अ वे ऑफ डूइंग 2 थिंग्स। नोबडी शुड थिंक ये प्रांत सिर्फ उनका है। दूसरा, धर्म का फैलाव हर जगह पे है। तीसरा, आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सेंसिटिव एरियाज में यू विल मेक श्योर दैट आप वहां पे एक धर्म का स्थल बना देंगे ताकि वहां पे कमर्शलिज्म कम हो, वरना वो जगह झेल नहीं पाएगी इतने लोगों को, चाहे वो उत्तराखंड हो या हिमाचल हो। प्रकृति, धर्म और राष्ट्रवाद तीनों एक साथ जाते हैं अंडर हिंदुत्व। ऑल 3 आर इंपॉर्टेंट। नन ऑफ दी सॉल्यूशंस आर पॉलिटिकल बाय द वे, बिल्कुल, दे आर कंप्लीटली कल्चरल। बिल्कुल। इसी में लेकिन आपने जो डीकोलोनाइजेशन की बात की, जो आपकी पहली किताब इस पर है काफी, कि आपको उस लिखने का मोटिव बड़ा यही है कि हमें पता चले कि आज का भारत जो तरह सोचता है उसके पीछे जो हम इतने सालों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे उसका कितना असर है। उन 200-250 सालों ने हमारे कानून पे भी असर डाला है, अपने किताब में लिखा है। हमारी सेकुलरिज्म की परिभाषा पे भी डाला। करेक्ट। मेरा दीपक जिसमें सवाल ये है कि किसी भी सोसाइटी को ये बताएं कि ये तुम्हारा अतीत था जी, तुम इस तरह के लोग थे और ये तुम्हारी हकीकत है, अच्छी बात है, और हम उम्मीद करें कि लोग पढ़ें और अपने आप को चेंज भी हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि कोई भी सोसाइटी अल्टीमेटली करती वही है जिस तरह की चीजें वो कंज्यूम कर रही है, वो ड्राइव तो उसी से होगी ना। जैसे अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि आप किसी भी भारतीय को बता दें कि तुम्हारा अतीत कितना महान था, तुम्हारी संस्कृति ये वो है, लेकिन वो अगर अमल में तो लेके नहीं आएगा। लेकिन अगर वो भारतीय को लगता है कि मेरे लिए लाइफ में प्राइड ये है कि मैं आईफोन खरीद लूं, मैं नेटफ्लिक्स पे वो वेब सीरीज देख लूं, मैं छुट्टियां मनाने अमेरिका चला जाऊं, यूरोप चला जाऊं, अगर वो सारी चीजें जो कंज्यूम कर रहा है, पहन रहा है, खा रहा है, सोच रहा है, पढ़ रहा है, वो विदेशी है, तो जिस मानसिक गुलामी की आप कह रहे हैं, औपनिवेशिक गुलामी की, वो तो उस तरह बनी रहेगी। इसमें छोटा सा उदाहरण दूंगा, फिर आप उसका जवाब दीजिएगा। कि जैसे हमने बातचीत से पहले मैंने आपको साइनफील्ड जो सिटकॉम था उसका जिक्र किया कि जॉर्ज कोस्टेंजा को अगर साइनफील्ड इस बात पे ताने मारता है कि यार तुम इतने बड़े हो गए अपने माँ बाप के साथ रहते हो, राइट, ठीक है, और लोग हंसते भी हैं, और अमेरिकन सिटकॉम में आम बात है कि कोई पेरेंट के साथ रहता है क्योंकि उन सोसाइटी में नहीं रहते तो उसका मजाक पड़ता है। करेक्ट। अब यहीं पर भारतीय एक लड़का जो कॉमेडियन बनना चाह रहा है उससे लगता है कि माँ बाप का मजाक उड़ाना एक नॉर्मल चीज है, जबकि बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर माँ बाप आपके लिए बिल्कुल अलग तरह से हैं और तो उनके ऊपर गंदे जोक्स मारना भी प्रॉब्लम है और हुआ भी अभी है ना। तो अगर कोई आदमी की सोच इस तरह से बाहर चीजें कंज्यूम करके बन रही है और उसको भी लगता है कि वो अपने माँ बाप के लिए अपने संस्कार उन सिटकॉम से देख कर तय करेगा, तो अगर हम कितना भी उसको अपना कल्चर समझा ले वो तो उसे नहीं निकल पाएगा। मैं इसी एग्जाम्पल से आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा या फिर उत्तर देने की कोशिश करूंगा, ये है प्रयत्न करूंगा, सॉरी। तो जब रीसेंट पास्ट में किसी ने ऐसा एक घटिया सा जोक मारा था, बिल्कुल वो जो घटिया ही था, उस पर दुराई नहीं है। बिल्कुल। पब्लिक का रिएक्शन आपने देखा, इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश बहुत कम हुई थी। ये गलत है, बहुत सारे लोगों ने कहा था, तो उम्मीद अभी तक बाकी है। आपकी जितनी भी वैल्यूज हैं पूरी तरह से बदले नहीं है। थोड़ा सा इसमें मेरा इत्तेफाक अगर मैं रख सकूं, वो इसलिए उसमें उसको हमदर्दी नहीं मिली या लोग उसके साथ नहीं आए क्योंकि वो चीज इतनी ज्यादा घटिया थी कि उसके साथ कोई आया भी नहीं जा सकता था। लेकिन अगर चूंकि मैं कॉमेडी फॉलो करता हूँ काफी, लेकिन बातों बातों में माँ बाप का मजाक उड़ाना, पिता का मजाक उड़ाना, घर वालों का मजाक उड़ाना, वो बहुत ही नॉर्मल है। क्योंकि उस मामले में एक लाइन क्रॉस हो गई थी तो किसी के लिए उसके साथ खड़ा होना मुश्किल था। जो लाइन क्रॉस हुआ था
वो अगर ये अमेरिका होता तो डार्क ह्यूमर के नाम पे वो भी नॉर्मल हो जाता। हाँ, क्योंकि वो जोक वहीं से लिया भी गया था। करेक्ट, राइट। सो अभी तक आई एम सेइंग हमारे अंदर एक लक्ष्मण रेखा है, एक बैरोमीटर है कि thus far and no further, इसके आगे हम नहीं करेंगे। नाउ मैं आपको आई कैन गिव यू अ तार्किक रेस्पॉन्स, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। मेरे पेशे के कमिटमेंट्स की वजह से बुक टूर्स करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोविड के टाइम पे उसके बावजूद मैंने जाके बुक टूर्स किया था प्रमोशन के लिए, और ये भी परखने के लिए कि इसका रिसेप्शन कैसा है, ये कौन सी ऑडियंस इसको पढ़ रही है। I'll give you two very good examples and they stand out in my head. बैंगलोर में 2 लड़के आए थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि भैया, they called me Anna and they said हमारे पेरेंट्स जो है मार्क्सिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, लेकिन हम हिंदुत्ववादी हैं, हम क्या करें। ये ओल्डर जनरेशन मुझसे नहीं पूछ रही है, ठीक है, और मैंने बुक किस लैंग्वेज में लिखा है, इंग्लिश में। जो उपनिवेशवाद के खिलाफ और उस मानसिकता के खिलाफ बात कर रहा है, उसने उसी भाषा का प्रयोग किया जो कॉलोनाइजर का लैंग्वेज है, क्योंकि आज के डेट में यही भाषा उनको समझ में आ रही है। तो पहले मैं पिज्जा दूंगा, उसके बाद उनको इडली के पास लेके आऊंगा। थोड़ा टाइम तो लगेगा, सही बात है। ये सर्जरी का काम है, 25-30 साल का तो सर्जरी इसमें होगा। तब मैंने उनको सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु थे, तो उन्होंने उनके लिए मुक्ति का द्वार ओपन किया था, आप भी यही कीजिए। क्या बात है। दूसरा मैंने ये भी कहा था, जब मैं चेन्नई गया था, हिगनबॉथम्स इन चेन्नई इज अ फैंटास्टिक प्रॉपर्टी देयर, वाइट ओल्ड बिल्डिंग, बहुत अच्छा है देखने में। तो 2 लड़के बाहर आए, उन्होंने कहा सर हमने कोविड के दौरान सिर्फ 3 चीजें देखी, 4 थिंग्स दे सॉ। चाणक्य, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको फिर से शुरू कर दिया था, महाभारत, रामायण, आपकी वीडियोस। क्या बात है। एंड ये फॉर्मर कम्युनिस्ट्स एंड ड्रेविडिनिस्ट्स एंड पेरियारिस्ट्स। तो मेरा ये मानना है कि देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ होप लेफ्ट इन द नॉन लेफ्ट, बिकॉज हमने उस तरफ निवेश नहीं किया है, वी हैव नॉट इन्वेस्टेड देयर, एंड वी हैव सेड नहीं नहीं ये जनरेशन नहीं बदलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इंस्टाग्राम में आज के डेट में धार्मिक कंटेंट जितना चलता है, शायद ही कुछ और चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्यों हो रहा है? 3 चीजें हो सकती हैं, एटलीस्ट माय एनालिसिस इज, हवा में कुछ तो बदलाव है, तारे कुछ और कह रहे हैं, एंड मैं पॉलिटिकली इस स्टेटमेंट को नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि धर्म वर्क्स ऑन लॉ ऑफ एवरेजेस। आप हमें कितना भी कुचलने की कोशिश कीजिए, हम फिर से जीवित तो होंगे। तो वो मैंने ये एग्जांपल पहले भी दिया कि इतनी सारी मूर्तियां जमीन के अंदर से निकल के आ रही है, कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, अब क्यों आ रही है? मैं एक आस्तिक हूं, तो मेरा उसमें विश्वास तो है, दैट्स 1। 2, मैं सनातनी हूँ, वैदिक सनातनी हूँ, तो मेरा विश्वास तो है। सेकंड, जब मैंने उनको उन्हीं की भाषा में इस मानसिक विकृति के बारे में बताने की कोशिश की, दे वर एबल टू रिलेट टू इट, क्योंकि मैं भी उसी जनरेशन से हूँ, मैंने भी ये सारी चीज़ें देखी हैं, बट फॉर्चुनेटली मेरे अंदर आई थिंक आउट ऑफ शेयर लक कुछ चीज़ें बची हुई हैं, एंड आई एम एबल टू एक्सप्लेन टू देम दैट दिस इज द डिफरेंस। बिल्कुल। सो आईफोन के होते हुए, पिज्जा के होते हुए कोई रामायण देख रहा है, चाणक्य देख रहा है, इसका मतलब ये है कि धर्म, परंपरा और आधुनिकता में आप बेकार में एक अंतर विरोध शुरू मत कीजिए, तीनों चलेंगी। क्योंकि धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से आइसोलेशन के पॉलिसी को अपनाएं, कि आप अपने आप को पूरी तरह से काट लें फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डीकॉलोनाइजेशन इज नॉट आइसोलेशनिज्म, इट इज टू से engage with the rest of the world confidently with the knowledge कि आपके रूट्स क्या है।
लेकिन उसमें मेरा सवाल बस उसमें था जी कि जी, इंसेंटिव क्या है, आप जो इकोनॉमिक भी चीज इंसेंटिव। कंज्यूम कर रहे हैं उसमें आपको एस्पायर क्या ज्यादा कर रहा है, आपको ड्राइव क्या ज्यादा कर रहा है, क्या बनने के लिए? आई अंडरस्टैंड द पॉइंट इज, ये उस टाइम पे हो रहा है जब पाश्चात्य जगत जो है गिर रहा है, तो ये जो डैजल है, ये जो चमक धमक है, थोड़ा कम हो रहा है। 90s में जो अमेरिका था आज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जमाने में एटलीस्ट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, जीआरई की इतनी होड़ थी, हाँ everybody wanted to go to America. How many people want to do that here? They're realizing. And the good part is America is also making it difficult for people to come there. हाँ। I said बहुत अच्छा, हमारा काम आप आसान करें आसान और करें। करो आप। बिल्कुल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और करो। बिल्कुल। क्योंकि जो मैं यहाँ से सॉफ्टली सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप वहां से डंडा मार के भेज रहे हैं, बहुत अच्छे। ये जितनी भी बुद्धि है वापस आए और भारत को बनाने में काम आए 100%। सो आई ओनली होप हम उनको यहाँ पे कंडीशंस और वो इंसेंटिव्स दे सकें। दैट्स इंपॉर्टेंट। चाइना जैसे कर रही है, हमें करना चाहिए। सो ये इसका जवाब जो है सीधा नहीं है। मल्टीपल थिंग्स आर हैपनिंग। पाश्चात्य जगत सो रहा है, भारत जाग रहा है। जाग रहा है। सो व्हेन दैट हैपेंस, दिस इज द बेस्ट विंडो इन काल आपको मिल सकता है, जब टेक्नोलॉजी आपके काम आ रहा है। जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आप करने के लिए इतने दिन तड़प रहे थे, वो अपने आप हो रहा है। यही काम जो है, जो आनंद कर रहे हैं या फिर विक्रम कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, इतनी सारी पीढ़ियां गुजर गई जो कर रहे थे। जादूनाथ सरकार, मिस्टर मजुमदार, आरसी मजुमदार, मीनाक्षी जैन जी, कोनराड एल्स्ट, सीताराम गोयल, राम स्वरूप, इनके काम को फिर से पैकेज करके प्रेजेंट करने का मौका हमें मिल रहा है। सो आई एम सेइंग that what we are doing is a श्रद्धांजलि to all those great people। सही बात है। जो देख नहीं पाए कि इनका काम सफल हो रहा है, लोगों को जागरूक करने के काम आ रहा है। बिल्कुल। For all practical purposes, we are only repackaging what they've already done। बिल्कुल बिल्कुल। हम सिर्फ भाषा को चेंज कर रहे हैं। दीपक, यहीं पर एक सवाल आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये बड़ा मुश्किल सवाल है और आपसे बेहतर उसका कोई जवाब नहीं दे पाएगा। सवाल इस मायने में मुश्किल है कि आपने इतना अध्ययन किया है, 2 किताबें लिखी, तीसरी भी आप लिख रहे हैं, भारत की साइकी को समझने के लिए। देश जो सोचता है, भले ही वो धर्मनिरपेक्षता उसको लेकर, समाज या धर्म को लेकर, ऐसा क्यों सोचता है? एक चीज जो साफ तौर पर जो मुझे दिखती है वो ये कि जहां भी कोई मुश्किल सवाल रिलीजन से जुड़े आते हैं, जैसे बड़ा सीधा सा सवाल हमने कहा कि एक मंदिरों का मामला है कि आप एक धार्मिक स्थान देख रहे हैं, आपको देखकर साफ लग रहा है कि ये कभी मंदिर रहा होगा, और इवन की शिलापट्ट पे भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक वक्त मंदिर था, सबूत साफ है, और उस तरह के और भी 50 चीजें। उसके बावजूद क्या वजह है कि एज ए सोसाइटी, भले वो हमारी सरकार हो, हमारा जुडिशियल सिस्टम हो या बाकी जो एजेंसीज हैं, हमें इस चीज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत क्यों नहीं है कि ये अन्याय के सबूत हैं और उसे करेक्ट करने की जरूरत है? हमने जैसे पहले बातचीत में कहा कि जब स्पेन पे 700-800 साल तक ओटोमन साम्राज्य था, वो वहां से गए, तो उन्होंने जितनी मस्जिदें थी उसको उन्होंने कैथेड्रल्स को वहां पर रिक्लेम किया। ये सेम चीज टर्की में हुई, बुल्गारिया में हुई, और अभी भी टर्की में उन्होंने जो हाफिया सोगिया थी उसको दोबारा उन्होंने रिक्लेम किया। करेक्ट। तो जब पूरी दुनिया में इस तरह से न्याय हो सकता है अगर साफ सबूत है, तो भारत में इतना गिल्ट क्यों आ जाता है जब हम ये बात करते हैं? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के द्वारा आपने अपने अंदर एक गिल्ट और घृणा दोनों को भर दिया है, एंड ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि उसका रास्ता सीधा बुज़दिली की ओर जाता है। ओके। 1857 के युद्ध के बाद इनको समझ में आ गया कि ये अभी तक अपने रूट्स को भूले नहीं है। तो एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी नहीं कहूंगा, एक प्रोजेक्ट था। कॉन्स्पिरेसी का मतलब है कि क्लोज डोर्स में हो रहा है, ये तो इन्होंने खुल के किया था। It's not something that's happening in the darkness. They openly said it. जितने भी मेरे एक्सट्रैक्ट्स हैं बुक में, उनके पार्लियामेंट के डिबेट से मैंने निकाल के डाले हैं, उनके करस्पॉन्डेंस से डाला है। ऐसा नहीं कि किसी बंद कमरे के अंधेरे में कोई किताब में लिख रहा है, खुल के लिख रहा था ये सब। सो द थिंग इज, आर्म्स एक्ट आपके एक छात्र को पूरी तरह से उसने खत्म किया, जितने भी आपके मार्शल आर्ट्स के उसको खत्म किया। फिर छात्र आता है धर्म और दिमाग से, उसको पहले खत्म करने की कोशिश की थ्रू एजुकेशन। फिर ब्राह्मणवाद मनुवाद का जितना भी ये मूवमेंट इन्होंने चलाया कि ये सारा जितना ही ये मनुवादी है, ये ब्राह्मणवादी है, ये जातिवादी है,
ये एक मूवमेंट उन्होंने सोच समझ के इसको शुरू किया था। तो आज के डेट में आपका जो परिचय है वो बिखरा हुआ, टूटा हुआ परिचय है। तो और आपके पास ज्ञान भी नहीं है ये बताने के लिए कि मैं प्राउड किस बात पे होता हूँ, मैं गर्व किस बात पे हूँ, जातिवाद पे, सती पे। That's what you're told about your history. तो अगर आपसे आपका गर्व छीन लिया जाए तो आप किस चीज के लिए लड़ेंगे? तलवार किस लिए उठेगी? सही बात है। So the difference is, गोरों के आने से पहले जब तलवार उठ रहा था तो तलवार के जवाब में तलवार भी उठ रहा था। क्लियर पता चल रहा था कि उसकी मंशा क्या थी। इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया 1857 के बाद। इनसे लड़के तो कोई फायदा नहीं है, बेहतर ये है कि इनको अपना बना लो। तो इनको बोलो कि अंग्रेजी सीखोगे तो हमारे क्लर्क बनोगे एंड यू विल बिकम पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। ओके। तो जितने भी अपर क्लासेस के जितने भी मेंबर्स थे उनको अपनी तरफ खींचा। जब समाज का एक तबका उस तरफ जाता है, दूसरों को लगता है ये तो गद्दार है, तो उनके साथ जाके काम कर रहा है। फिर उन्होंने आर्यन इन्वेशन थियरी को इंट्रोड्यूस किया कि आप तो हमारे हैं क्योंकि आप भी गोरी चमड़ी के हैं, हम भी गोरे हैं। एंड specific statement before the Aryan invasion theory was introduced to say the white complexion reflects victory. White belongs to it's the color of the victor. बाकी जितने भी हैं ये तो द्रविड़ के होंगे। तो आर्यन इन्वेशन थियोरी, आर्यन द्रविडियन थियोरी पूरा उन्होंने उसी टाइम में निकाला था। 1818 में 3 वॉल्यूम का एक बुक निकला था जेम्स मिल का, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसको पढ़िए। आज के डेट में जितने भी सनातन धर्म के खिलाफ जो स्टीरियोटाइप्स चलते हैं उसका सारा जो गंगोत्री या स्रोत है आपको वहां से मिलेगा। क्योंकि उसने भारत की हिस्ट्री को 3 कालखंड में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज हिंदू, सेकंड इज मुस्लिम, थर्ड इज ब्रिटिश। एंड हिंदू चैप्टर जो है वो मुझे लगता है 11 चैप्टर का चलता है। आई थिंक पेज नंबर 91 ऑनवर्ड्स। उसको एक बार पढ़िए आप। यू विल रियलाइज that whatever we think about our culture and which is being taught वहां से आया। तो पहले 3 वॉल्यूम का था, 1826 में होते होते ये 6 वॉल्यूम का बन गया, एडिट करते करते। That became the manual training, mandatory training, let's say curriculum for people coming to India and for Indian education. Then why are you surprised? और हमने इसको काउंटर करने के लिए क्या किया? जितने भी नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हो रहे थे और जो लिख रहे थे उनको हमने दबाया। बिल्कुल हमने खुद दबाया। उनके जाने के बाद गोरे गए लेकिन भूरे साहब छोड़ के गए और उन्होंने इनको दबाया। तो क्वेश्चन है साहब कितने दिन यही रोना रोएंगे? कभी तो आपके पास इसका कोई हल तो होगा, कोई सोल्यूशन तो होगा। यू कांट बी एन एटर्नल विक्टिम। सो माय क्वेश्चन इज, अब आप ये रोना रो नहीं सकते। हिस्ट्री को ठीक कीजिए, लोगों को समझाइए एंड उनसे कहिए कि कॉन्फिडेंटली वर्ल्ड के साथ एंगेज करें। आप अपने धार्मिक आइडेंटिटी को बिना छोड़े भी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको बार बार बोला जा रहा है ओनली दोज कंट्रीज विल बी प्रॉस्परस व्हिच आर सेक्युलर। अब यूरोप का हाशर तो आप देख रहे हैं, बिल्कुल एक एक करके वो गिर रहा है, पत्तों की तरह गिर रहा है। क्योंकि जब आप सेक्युलर बनते हैं तो आपका दिमाग और आपका कॉन्शियसनेस खाली हो जाता है। जब वो खाली होता है तो उसके अंदर गोल्ड आ सकता है या गार्बेज आ सकता है। आप डिसाइड कीजिए कि क्या आएगा।